हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हम आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में गॉस लॉ के साथ आए हैं, जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आज के क्लास में हम लोग गॉस लॉ के बारे में बात करेंगे, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करने से पहले आप सभी से अनुरोध होगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे इस चैनल गढ़वा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस का इन्फॉर्मेशन या अपडेट आप तक मिल सके। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं कि गॉस लॉ क्या है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी अगर एक चार्ज है और किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, कैसा सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस से अगर घिरा हुआ है, तो इस क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता था उसका वैल्यू, अगर चार्ज का वैल्यू Q है तो Q बाई कितना आता था, एप्सिलॉन नॉट। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसके बाद चाहे सरफेस कैसा भी हो, क्लोज सरफेस किसी तरह का, टोटल चार्ज इसके अंदर जो भी इनक्लोज्ड है Q, इसके थ्रू अगर इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह फ्लक्स कितना होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस कैसा भी हो मेरा क्लोज सरफेस, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो, यहाँ भी फ्लक्स कितना निकल करके आता था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकल करके आता था। इसी प्रिंसिपल का, या कहें हम जब ये क्वेश्चन करा रहे थे तो भी बोले थे कि ये क्वेश्चन खुद गॉस लॉ का डेरिवेशन है, तो हम लोग गॉस लॉ को अलग से डिराइव नहीं करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट लेते हैं, और वैसे लॉ क्या है जो ऑलरेडी प्रूवन है, जिसे हमें मान लेना चाहिए। उस लॉ को लाने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे वर्क किए हैं, उसके बाद जो बोल करके गए हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। तो ऐसा किसने किया था, गॉस साहब ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस लॉ का नाम क्या पड़ा है, गॉस लॉ पड़ा है। स्टेटमेंट चलिए देखते हैं गॉस लॉ क्या है। The total electric flux passing through a closed surface, passing through a closed surface, total electric flux passing through a closed surface placed in an electric field is placed in an electric field is 1 by epsilon naught, 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by, times the total charge enclosed by that closed surface, यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है किसका, फ्री स्पेस का। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है किसका? फ्री स्पेस का। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? क्या कह रहा था कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, किससे पास होने वाला? क्लोज सरफेस से। प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किस में रखा गया? वो क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स, क्या होता है? 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कह सकते हैं बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। तो अगर हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जो फ्लक्स है फाई टोटल इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज, और फाई टोटल इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू, जहाँ क्यू क्या है? इनक्लोज्ड चार्ज है। ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है किसका? गॉस लॉ का। ठीक है, आप इसको और भी किस तरीके से लिख सकते हैं? जो फाई होगा हम लोगों का टोटल, हम लोग इसको पढ़ करके आए हैं E डॉट डी ए। फाई क्या होता है? E डॉट डी ए। सरफेस कैसा हमारा? क्लोज्ड सरफेस है, तो सरफेस है तो सरफेस के लिए, और क्लोज सरफेस के लिए इस तरह से सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा अदर फॉर्म है गॉस लॉ का। ठीक है, तो एक बार फिर से स्टेटमेंट को दिमाग में रखिएगा। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है। किसका परमिटिविटी है? फ्री स्पेस का। यहां से दो बातें निकल करके आती हैं। अगर इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर, सॉरी, क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, तो उससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। तो क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, इफ देयर इज नो एनी चार्ज in closed surface then the flux phi is 0। फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी कि यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप एंड साइज एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो है वह क्लोज सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता है, क्लोज सरफेस के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, और ना ही क्लोज सरफेस के अंदर में कहाँ पे वो चार्ज रखा गया है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो किन किन चीज़ों पर नहीं डिपेंड करता है? शेप पर, साइज पर एंड पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस। तो क्या कहेंगे? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू closed surface is independent of
is independent of shape, size and position of charge inside the closed surface, तो ये चीजें जो हैं इन दो चीजों को भी दिमाग में रखिएगा कि इफ देयर इज नो एनी चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना, या इफ देयर इज नो एनी चार्ज इन क्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस, इस तरीके से लिख लीजिए इसको, देयर इज नो एनी चार्ज इन क्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस, देन द फ्लक्स इज जीरो। उस समय फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। स्टेटमेंट अगर ध्यान से पढ़िएगा तो ये चीजें आपको दिमाग में आएंगी कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस placed in an electric field is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that closed surface। ठीक है, जहां मैथमेटिकल फॉर्म में फाई टोटल हम लोग लिख सकते हैं 1 by epsilon naught times enclosed charge, फाई टोटल इक्वल्स टू 1 by epsilon naught सिग्मा क्यू, और सिग्मा क्यू क्या है? टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। फाई टोटल को एक और तरीका क्या है, कल हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखे थे, तो E डॉट डी ए क्लोज्ड इंटीग्रेशन सरफेस का इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। दो चीजें हमें दिमाग में रखनी है कि यदि उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है तो टोटल फ्लक्स कितना होने वाला है? जीरो होने वाला है। और दूसरा चीज, किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वह फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता है, साइज पर डिपेंड नहीं करता है, उसके बाद ना तो पोजीशन पर डिपेंड करता है। शेप मतलब शेप स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, पैरेललोपाइप्ड भी हो सकता है, उसके बाद क्यूबॉइड भी हो सकता है, etc कुछ भी हो जाए। और साइज कितना बड़ा भी हो या कितना छोटा हो, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करेगा। थोड़ा सा इसको हम लोग आपको बना करके दिखाते हैं, डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करते हैं। पहला सिचुएशन देखिएगा, यदि ये कोई इधर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो इसके अंदर किससे गुजर रहा है? क्यूब से गुजर रहा है मान लीजिए, या फिर सिलेंडर से गुजर रहा है, या फिर कोई भी और चीज है। टोटल फ्लक्स क्या होगा? यहाँ पे जीरो होगा। क्यों? वाई जीरो? वाई? तो व्हाट इज द रीजन? इनक्लोज्ड चार्ज क्या है यहाँ पे? नो इनक्लोज्ड चार्ज, नो इनक्लोज्ड चार्ज। जब तक क्लोज सरफेस के भीतर कोई भी चार्ज नहीं होगा तब तक उससे कोई फ्लक्स नहीं होगा। कल भी हम लोग देखे थे प्रीवियस लेक्चर में कि यदि हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया है क्यू, इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो बताइएगा, जितना लाइन इंटर कर रहे थे इस जगह पे उतना ही लाइंस यहाँ से क्या कर रहे थे? एग्जिट मार रहे थे। तो जितना फ्लक्स यहाँ से इंटरिंग के समय देखिएगा, एरिया लेफ्टवर्ड में और जा किधर रहा है? राइटवर्ड में नेगेटिव फ्लक्स आएगा।
जितना निगेटिव फ्लक्स यहाँ है उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स यहाँ पे हो जा रहा है, और दोनों मिल करके क्या कर देते हैं, नेट फ्लक्स क्या कर देते हैं, जीरो। सेम सिचुएशन इन सब में चल रहा है। उसके बाद अगला सिचुएशन जो सेकंड केस के लिए, कि कोई भी जो क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स है ना तो शेप पर डिपेंड करता है, ना साइज पर डिपेंड करता है, ना ही पोजीशन पर डिपेंड करता है। इसके अंदर आप चार्ज क्यू रख लीजिए, या फिर स्फीयर के अंदर यहाँ पे चार्ज क्यू सेंटर पे रख लीजिए, या छोटा स्फीयर के इस जगह पे, सेंटर पर नहीं, साइड में कहीं चार्ज रखा हुआ है। ये देखिए शेप की बात कर दिया, अलग अलग शेप हैं, साइज की बात कर दिया, पोजीशन की बात कर दिया। हर एक सिचुएशन में जो टोटल फ्लक्स है वह कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखेंगे कि कोई भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह ना तो उस क्लोज सरफेस के शेप पर डिपेंड करता है, ना ही उस क्लोज सरफेस के साइज पर डिपेंड करता है, और ना ही उस क्लोज सरफेस के अंदर किस जगह पर चार्ज रखा गया है, इन बातों पर डिपेंड करता है। चलिए हम लोग देखने चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो ये था हमारा गॉस का स्टेटमेंट। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस हैं गॉसेस लॉ का। तो पहला एप्लीकेशन जो हम लोग देखने चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो हम लोग कुछ चीज़ कंसीडर करेंगे, कंसीडरेशन। ठीक है, ये माना हमारा एक स्फेरिकल सेल है जिसका नाम ए है। उसके बाद सेंटर कितना है इसका, O, एंड व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज कैपिटल R। ठीक, इसे हम लोग प्लस Q चार्ज दिए हैं। तो ये कंडक्टिंग सेल है, और कंडक्टर पर चार्ज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इनिशियली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और चूंकि ये स्फेरिकल है, हर जगह से ये खुद सिमेट्रिकल है, तो चार्ज क्या होगा, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके हर एक पॉइंट पर इक्वली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से अब हम लोगों को इस स्फेरिकल सेल के सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। क्लियर, सिचुएशन क्लियर है। एक स्फेरिकल सेल दिया हुआ है जिसका रेडियस कैपिटल R है, सेंटर O है, उस स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल का नाम A है, और उससे चार्ज कितना दिया हमने, प्लस Q चार्ज दिया है। कितना चार्ज दिया है, प्लस Q चार्ज दिया हुआ है। तो फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस स्फेरिकल सेल से तीन सिचुएशन दिया रहेगा। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, पॉइंट P अगर सेल के सरफेस पर हो तो, और पॉइंट P अगर कहाँ हो, बाहर में हो। ठीक है ना, तीन केस हमें निकालना होगा। जैसे जो क्वेश्चन है मेनली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड
निकालना है हम लोगों को एट फर्स्ट आउटसाइड स्फेयर, आउटसाइड स्फेयर, दूसरा ऑन द स्फेयर, ऑन द स्फेयर, और तीसरा इनसाइड स्फेयर, इनसाइड स्फेयर। ठीक है, यही हमारा मेन प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना है? आउटसाइड स्फेयर, आउटसाइड स्फेयर मतलब स्मॉल आर जो है, जो पॉइंट पर फाइंड आउट करना है उसका डिस्टेंस हम सेंटर से स्मॉल आर से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? स्मॉल आर से दिखा रहे हैं। तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। सेकेंड केस ऑन द सरफेस, जब पॉइंट पी सरफेस पर ही आ जाएगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और थर्ड केस क्या है? पॉइंट पी कहाँ है? इनसाइड सेल है, अंदर में है, मतलब अब डिस्टेंस घटा है सेंटर से। उस समय क्या होगा? हमारा आर छोटा होगा, किससे? कैपिटल आर से। तो इन तीन केसेस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम लोग सबसे पहला केस डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड केस 1 है हम लोगों का। केस 1 इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये हम लोग का क्वेश्चन है। चलिए, अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप गॉस लॉ को अप्लाई करने का, हमें हाइपोथेटिकल, ठीक है, और सिमेट्रिकल ऐसा ही क्या ड्रॉ करेंगे? एक अनदर स्फीयर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा हाइपोथेटिकल स्फीयर है। कैसा स्फीयर है ये? हाइपोथेटिकल स्फीयर है। हाइपोथेटिकल स्फीयर, या फिर इसको एक और नाम हम लोग दिए हैं गॉसियन सरफेस। किस नाम से जानेंगे हम लोग इसको? गॉसियन सरफेस के नाम से जानेंगे। तो पहला चीज क्या किया हमने? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां से एक अनदर स्फीयर जिसका नाम बी दे दीजिए। ठीक है, अनदर स्फीयर हमने क्या ड्रॉ किया है? बी ड्रॉ किया है, जो हाइपोथेटिकल स्फीयर है, और इस स्फीयर का नाम हम लोग क्या रखेंगे? गॉसियन सरफेस। ठीक, अब देखिएगा, जो हमारा ओरिजिनल स्फीयर है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका हर एक पॉइंट जो है हमारे हाइपोथेटिकल स्फीयर से हर जगह डिस्टेंस क्या है? सेम है। हर जगह डिस्टेंस क्या है? सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं है? हर जगह पर डिस्टेंस क्या है? सेम है। अगर हर जगह पर हमारे गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर अगर डिस्टेंस, या हमारा गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट गिवन स्फीयर से सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है, इसका मतलब हमारे गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, यहां पे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E मान लेते हैं। यहां इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां परपेंडिकुलर आउटवर्ड ना, यहां इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पे
इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हर जगह परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हर जगह पर गॉसियन सरफेस के हर एक जगह पर हम एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, जो एरिया हमारा कौन सा है, डी ए। कौन सा एरिया है, डी एरिया है, डी ए। डी ए एरिया का भी डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। हर जगह पर एरिया इसी डायरेक्शन में होगा, इस जगह पर एरिया इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में ही। हर एक पॉइंट पर एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। और हमारा स्फीयर किससे बना है, छोटे छोटे डीएस से मिलकर के बना है, छोटे छोटे एरिया से मिलकर के बना है। ठीक है, तो सिचुएशन आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आप स्फीयर को इस तरीके से बनाते हो, अगर आप इस तरीके से स्फीयर को दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो अंदर में कहीं पे चार्ज रखा हुआ है, इसमें नहीं रखा हुआ, सॉरी ये हमारा स्फीयर ही है। ठीक है, ये मान लीजिएगा हाइपोथेटिकल वाला स्फीयर है, तो ये एरिया कौन सा है, डी ए एरिया, हम लोग छोटा सा एरिया। ये देखिए ये एरिया कौन सा है, डी ए। हर एक एरिया छोटे 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 एरिया से मिल करके पूरा का पूरा ये फुटबॉल बना हुआ है, पूरा का पूरा स्फीयर बना हुआ है। आप इस तरीके से इस डायग्राम को देख करके विजुअलाइज कर सकते हैं। बाकी हम लोग कैलकुलेशन में आगे बढ़ सकते। तो कैलकुलेशन में हमारा क्या होगा, सिंस ऑल द पॉइंट ऑन बी, देखिएगा यही इंपॉर्टेंट चीज है, सिंस ऑल द पॉइंट ऑन बी, बी हमारा कौन था, गॉसियन सरफेस था, आर एट अ डिस्टेंस, are at a distance small r from center capital O, hence at every point of sphere B, comma electric field is same, और कितना हम कहते हैं उसको, E बोल देते हैं। क्या होगा, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम होगा। जब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा तो हम इस छोटे छोटे एरिया डीए से क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, और फिर सारे फ्लक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अगला हम लोग क्या करने चल रहे हैं, फ्लक्स निकालने चल रहे हैं। ठीक है ना, तो कंसीडर स्मॉल एरिया DA, consider small area DA on Gaussian surface, ठीक। हम लोग क्या निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू एरिया DA, फ्लक्स थ्रू एरिया DA, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डी फाई। छोटा सा एरिया है, उससे फ्लक्स भी क्या निकलेगा, छोटा निकलेगा। और डी फाई का वैल्यू क्या होगा, E डॉट DA, सॉरी अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे ना, E डॉट DA। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना माना है, E, ठीक।
एरिया कितना लिया था, dA cos थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, dA और E दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो इस जगह पर हम लोगों को थीटा का वैल्यू कितना मिलता है, 0 डिग्री। तो आप क्या लिख देंगे, और d फाई इक्वल्स टू E dA, और इधर क्या लिख सकते हैं, सिंस थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये छोटे से डी एरिया से ऐसा डी एरिया कितना है, इनफाइनाइट है गॉसियन सरफेस पर। हम सबके चलते सब डी एरिया से फ्लक्स निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स मिलेगा, है ना। तो क्या कहोगे, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, किससे, गॉसियन सरफेस से, गॉसियन सरफेस इज, क्या होगा, टोटल फ्लक्स फाई टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई, और कैसा इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, है ना, ई डी ए। ठीक है, ई हर जगह पे क्या है, सेम है, सेम मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, किसका इंटीग्रेशन मिलेगा, डीए का इंटीग्रेशन मिलेगा। ठीक है, डीए छोटे छोटे एरिया है, इंटीग्रेशन क्या करता है, जोड़ देता है। यदि सारे छोटे एरिया को जोड़ देगा तो आपको क्या मिलेगा, इस गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया, और टोटल एरिया तो हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स फॉर्मूला से 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां से आप क्या कह सकते हैं कि हमारा फाई टोटल का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, फाई टोटल इज इक्वल टू कितना निकल करके आ गया, 4E, अरेंज कर लेते हैं, देखिए 4 पाई E आर स्क्वायर, दिस इज आवर टोटल फ्लक्स। ठीक, अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ। गॉस ने क्या कहा था कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वह टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज्ड भी बताइए तो थोड़ा सा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू, इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा तो फुटबॉल ही रखा हुआ है, स्फीयर ही रखा हुआ है, और उस पर कितना चार्ज दिया था हमने, Q। तो क्या होगा ये, Q। ठीक है, यहां तक हम लोग आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे क्या लगाएंगे, गॉस का लॉ लगाएंगे। According to Gauss law, according to Gauss's law, क्या होता है, फाई टोटल इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई टोटल इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट इज, यहां से क्या कह सकते हो, फाई टोटल हमारा है 4 पाई E आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड कितना है, Q बाय एप्सिलॉन। तो हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड E। देखिए E कितना मिल रहा है, 4 पाई नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी नीचे रहेगा, आर स्क्वायर भी नीचे रहेगा। अरेंज करके मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये हमारा
क्या निकल करके आया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आया। किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, है ना, P पॉइंट पर। हमने P पॉइंट पर क्या माना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। ठीक है, इसको हमने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर जो E हमने माना है, कितना माना है, E माना है। ठीक, अब थोड़ा सा इन चीजों को हम रफ करते हैं। देखिए तो यदि हम कहें कि हमारे पास एक चार्ज पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, समझिएगा इसको, पॉइंट चार्ज है, Q है, और इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। इस जगह पे अगर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछता है तो आप लोग क्या आंसर करते थे, ये तो फर्स्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड दोनों सेम नजर आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, आइदर कोई स्फेरिकल सेल हो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसके कारण आउटसाइडर पॉइंट पर फील्ड कितना आता है, 1/4πε0 Q/r, जहां r गिवन स्फेरिकल सेल का सेंटर से डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर फील्ड निकलना है। और यदि हमारा चार्ज स्फेरिकल सेल ना होकर के एक पॉइंट चार्ज अगर हो जाता है, तो भी इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर जो फील्ड निकल करके आएगा वो 1/4πε0 Q/r निकल करके आएगा। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पॉइंट के लिए ये स्फीयर जो है पूरा सिकुड़ करके और एक पॉइंट चार्ज बन गया है, क्योंकि अगर ये स्फीयर नहीं भी होता और यहाँ पे पॉइंट चार्ज कैपिटल Q होता, तो भी इस जगह पे फील्ड कितना निकल करके आता, 1/4πε0 Q/r²। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि स्फेरिकल सेल के बाहर के पॉइंट के लिए जो सेल है वह किस तरीके से बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, तो फॉर पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। किस तरीके से बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो नोट क्या लिख सकते हैं, नोट फॉर पॉइंट outside the spherical cell, comma spherical charge distribution act as point charge। एक्ट एज पॉइंट चार्ज किस तरीके से बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ये हमारा केस 1 था। अब इसी में हम लोग केस 2 को देखने चल रहे हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट एज पॉइंट चार्ज। आइए केस नंबर 2 इसी में डिस्कस करते हैं। फिर केस नंबर 3 के लिए हमें अलग से डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। केस 2, फील्ड एट द सरफेस, जहां आर क्या हो जाता है, कैपिटल आर। तो बताइएगा यदि पॉइंट P सरफेस पर ही आ जाए तो हमारा गॉसियन सरफेस यही हो जाएगा, और गॉसियन सरफेस यही हो जाएगा तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड चार्ज फिर से क्या निकल करके आएगा, Q, सेम आएगा। और जब सेम आएगा तो हमें सारा डेरिवेशन सेम करना होगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए हमें सिर्फ
आर जो है कैपिटल आर हो चुका है, तो आर का वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग, कैपिटल आर रख देंगे। तो क्या कर देंगे, सिंपली सब्स्टिट्यूट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, और ई क्या हो जाएगा सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर, क्यू बाई कैपिटल आर। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग क्या डिस्कस करने चल रहे हैं, केस 3। केस 3 में क्या देखेंगे, इस स्फेरिकल सेल के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है। तो केस 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल। केस 3, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point inside spherical cell। ठीक है, इस केस में R जो है वह कैपिटल R से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही हमारा गिवन स्फेरिकल सेल था A, जिस पर हर जगह चार्ज क्या था, सेम। हर एक पॉइंट पर चार्ज क्या था, सेम। कितना चार्ज आपने दिया था, प्लस क्यू। इसका सेंटर कितना था, O। इसका रेडियस क्या था, कैपिटल R। अब हम लोगों को किसी इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तब क्या करना होगा, इस P से हाइपोथेटिकल हम लोग को क्या कंसीडर करना होगा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होगा। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होगा। फिर से जो हमारा मेन स्फेयर है, इन बातों को हम लिखेंगे नहीं, जो मेन स्फेयर है उसके सेंटर से हमारा जो गॉसियन सरफेस है, कैसा सरफेस है ये, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस है उसका हर एक पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है, और अगर हर एक पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। तो मान लेते हैं कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, और वही काम करेंगे। फिर से एक छोटा सा एरिया DA कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन जो भी रहा होगा, अंदर रहे चाहे बाहर रहे, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, वैसे पॉजिटिव है। तो देखते हैं कि क्या आता है, अंदर अंदर चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है कंडक्टर में। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो लेट एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। कितना है, E है। ठीक है, तो DA एरिया से इसका एरिया कितना था, DA एरिया से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू DA। अब जल्दी में फाई इज इक्वल टू डी फाई ना, डी फाई इज इक्वल टू EDA। यहाँ भी थीटा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एरिया सेम डायरेक्शन में होगा। तो सिंपली क्या लिख देते हैं, EDA लिख देते हैं। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फाई टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई और क्या, EDA। क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, E हर जगह क्या है, सेम, और DA का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 पाई R²। ये जो इसका हमारा रेडियस है वो कितना माना है हमने, R माना है। ठीक है, जितना डिस्टेंस पर हम लोग को फील्ड निकालना था, किस डिस्टेंस पर निकालना था, स्मॉल r डिस्टेंस पर निकालना था। तो यहाँ से फाई टोटल का वैल्यू फिर से कितना आ रहा है, E 4 पाई R²। ठीक, अब टोटल चार्ज इनक्लोज्ड,
ये अच्छी बात है। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक है, Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू, बताइए तो चार्ज कहाँ है, गिवन कंडक्टर के सरफेस पर, और हमारा गॉसियन सरफेस क्या है, गिवन कंडक्टर के भीतर, चार्ज तो बाहर बाहर है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है अंदर में, और अगर अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्या है, 0। अब लगा दीजिए गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, बताइए फाई टोटल इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से फाई टोटल कितना है, E 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E का वैल्यू क्या निकल करके आएगा, 0, ठीक है। तो अंदर में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। एक चीज और दिमाग में रखेंगे यहां से कि कोई भी जो सरफेस हमारा है, कोई भी सरफेस है, ठीक है ना, उसके अगर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बाहर बाहर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, चाहे वो क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, या फिर सिलेंडर हो, या फिर स्फेयर हो। कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एनी कंडक्टर इज 0। अंदर में कोई भी हॉलो कंडक्टर अगर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। एट एनी पॉइंट इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर सेल इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर में 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside uniformly charged conductor is 0। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना निकल करके आने वाला है, 0 निकल करके आने वाला है। अब चलिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 3 चीजें हमारे पास आई, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। अब इसको हम लोग एक ग्राफ से देखते हैं कि ग्राफ से क्या होगा। पहला, जब R बड़ा था, R से, कैपिटल R से, तो E कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। सेकेंड, R इक्वल था R के, तो E का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। थर्ड, जब R लेस देन हो गया कैपिटल R के, तो E का वैल्यू कितना निकल करके आया था, 0। यही हमारा स्फीयर है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये हमने कोऑर्डिनेट बनाया है, R का कोऑर्डिनेट बनाया है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होगा, R इज इक्वल टू R, थोड़ा सा इसको सीधा,
यहाँ R इज इक्वल टू R, ठीक है। ऑरिजिन इधर R बड़ा है R से, इधर भी R बड़ा है R से, कोई निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, ये सेंटर है O। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ठीक ना, चलिए जब R कैपिटल R से छोटा है, मतलब ये R इधर, R का वैल्यू R यहाँ पे है, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो घटेगा, और इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो घटेगा। मतलब इधर जब इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 0। तो ये देखिए 0, ठीक। जैसे ही R का वैल्यू R होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/4πε0 Q/r², तुरंत बढ़ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। इस जगह ये इसके बराबर है, यहाँ पे वैल्यू कितना है, 1/4πε0 Q/r²। अब और डिस्टेंस बाहर निकाल बढ़ाते हैं, मतलब हम लोग स्फीयर के किधर जा रहे हैं, बाहर। ये देखिए अंदर वाला पोर्शन था, यहाँ के अंदर 0, सरफेस पर 1/4πε0 Q/r², और जैसे ही सरफेस से बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं R² स्क्वायर के हिसाब से घटेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है और इन्फिनिटी पर जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। अगर ये ग्राफ भी याद है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेडिक्ट करने में, ठीक है। तो ये था हमारा चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।